स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का विषय है वो है आईपीसी की धारा 420। आप सुने होंगे फला व्यक्ति 420 है या कहे होंगे वो 420 है, तो वह धारा भूल जाइए क्योंकि अब वह 420 नहीं रहा, उसकी जगह कोई और धारा ले ली है जो भारतीय न्याय संहिता में जो है संहिताबद्ध की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा जाए तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम ठगी, धोखाधड़ी और धोखा पूरे विस्तार से बताएंगे। कानूनी जो भारतीय प्रावधान है उसके हिसाब से तो बने रहिएगा, आप स्किप करके भी मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है धोखाधड़ी पर 420 की जगह पर नई धारा लगेगी भारतीय न्याय संहिता की। पहले हम जान ले कौन सी धारा लगेगी। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 यदि कोई धोखाधड़ी करता है, ठगी करता है या धोखा देता है तो अब 420 उसे नहीं कहा जाएगा, अब उसे 318 कहा जाएगा। 318 में प्रावधान है धोखा के बारे में, धोखाधड़ी, ठगी के बारे में, और इसकी उपधाराएं हैं। तो उपधाराओं से हम शुरू करते हैं। पहले हम कानून को आपको कानून की तरह बता देंगे, फिर इसके उदाहरण, इसमें जो सज़ा है, और इसके बाद से इसमें ये संज्ञेय मामला है कि असंज्ञेय है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो बने रहिए, पहले हम पढ़कर बताएंगे, फिर हम अपने भाषा में और आपकी भाषा में सरल शब्दों में समझाएंगे। बीएनएस की धारा 318, इसमें बताया गया है कि धोखा तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गुमराह करता है या उसे गलत जानकारी देकर कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता है जो वह सामान्य परिस्थिति में नहीं करता। इस धोखे के कारण उस व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान हो या हानि हो सकती है। उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, मन को नुकसान हो सकता है, मन मतलब मानसिक, सम्मान या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। नुकसान कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई ऐसा लिक्विड पदार्थ है, हम कह दें कि ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसे लगाने से बाल अच्छे होते हैं, कोई तेल है, और पता चला वो बाल में लगा लिया विश्वास करके, फिर बाल उसके सब एक दिन में या एक दो दिन में ख़राब हो गए या फिर किसी प्रकार का उसे नुकसान हो गया, उसके सिर में क्षति आ गई, तो वह धोखा है। उसके शरीर पे क्षति हो गई, उसके मान सम्मान में आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो उसके मान सम्मान में आप उसके जो है सही चीज़ें, उसके संपत्ति कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई ऐसा संपत्ति है, आप ऐसा चीज़ बताते हैं जिससे वह करता है परंतु उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो ये नुकसान है, और यही जो है यही धोखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। बीएनएस की जो धारा 318 है उसकी उपधारा 2, उसमें एक अपराध की सज़ा के बारे में बताया गया है, जो कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी का अपराध करेगा या उसे दोषी पाए जाने पर कारावास करेगा तो उसे क्या होगा, दोषी अगर वो पाया गया धोखाधड़ी में तो उसे जो है कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 3 कहती है, यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब किसी व्यक्ति के जो हित हैं उसकी रक्षा करने की किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिस व्यक्ति का काम लोगों की मदद करना है, जब ऐसा व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति को धारा 318 की उपधारा में दी गई सज़ा से ज़्यादा सज़ा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सरल भाषा में समझे तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी का गलत उपयोग करते हैं और दूसरों के साथ धोखा करते हैं, जो कि कानूनी रूप से एक गंभीर अपराध माना जाता है। अब ये कैसे है, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि किसी बैंक का मैनेजर ग्राहक जो है, ग्राहक के पैसे का गलत उपयोग करके उन पैसों से
खुद को फ़ायदा पहुंचाता है तो उससे जेल या जुर्माना हो सकता है। जैसे आप गए बैंक में पैसा जमा करने और पता चला कि वो जो पैसा ले रहा है वो पैसा आपके बैंक में जमा न करके खुद ही अपने फ़ायदे के लिए रख लिया, तो वह आपके साथ धोखा करता है और उसे जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। बीएनएस की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के तहत किसी व्यक्ति पर तभी आरोप ब्लेम लगाए जा सकते हैं जब इनमें से कोई बात शामिल हो, कोई भी बात शामिल हो। धोखा देने का इरादा, जिसने आपको धोखा दिया है क्या उसका इरादा था आपको धोखा देने का? आरोपी का पीड़ित विक्टिम को धोखा देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए। दूसरा है धोखा, आरोपी के द्वारा पीड़ित को गुमराह करने के लिए शब्दों द्वारा, हाव भाव द्वारा, आचरण द्वारा किसी प्रकार का धोखा देना चाहिए। तीसरा है संपत्ति का नुकसान, आरोपी के द्वारा दिए गए धोखे के कारण पीड़ित व्यक्ति को संपत्ति का नुकसान होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मुख्य बातें हैं। इनमें से कोई ऐसा बात हो तो वो धोखा की कैटेगरी में आएगा। ये धोखा क्या है, उसके उपधाराएं थे, क्या क्या हो सकते हैं, उदाहरण हम समझ लिए। अब बीएनएस की धारा 318 के अपराध में सज़ा पनिशमेंट को अलग अलग उपधाराओं में बताया गया कि धोखाधड़ी हो गया आपके साथ, आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, उसके बाद से जब उस ट्रायल होगा और फिर निर्णय आएगा तो उसे सज़ा कौन सी मिल सकती है। तो जो बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) है, उसमें बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के साथ अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायालय 2 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो न्यायालय उसे 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित कर सकता है यदि वह व्यक्ति धोखाधड़ी में दोषी पाया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 की उपधारा 3 में भी सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे व्यक्ति अपने पद का गलत फ़ायदा उठाता है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो जिसे जिम्मेदारी दी गई है किसी के अधिकार की रक्षा करिए और वही धोखा कर देता है तो उसे, और उस अपने पद का गलत फ़ायदा उठाता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास यानी जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, लिखा है इसमें, रमेश नाम का एक व्यक्ति एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक छोटा शहर था, अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसको किसी महिला का फ़ोन आया। और उसने बताया कि वह एक बड़ी लॉटरी जीत गया है। अक्सर आप देखते हैं आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप पर मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है 50 लाख की, 1 करोड़ की। तो वैसे एक उदाहरण है। अब फ़ोन आया, उसने बताया कि एक बड़ी लॉटरी लग गई है, बस उन पैसों को प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, वह लाखों रुपए का इनाम ले सकता है। रमेश ये बात सुनकर खुश हुआ। आम लोग खुश हो जाते हैं, भाई 1 करोड़ लगा है, कुछ पैसे ही मांग रहा है, 1000, 10,000, 50,000, तो देने में क्या जाता है, 1 करोड़ तो मिलेगा। तो ऐसे ही ये भी खुश हुए। रमेश यह बात सुनकर खुश हुआ और उसने महिला द्वारा मांगे गए पैसे जमा कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने अपना इनाम लेने की कोशिश की तो उसे पता चला कि कोई लॉटरी नहीं थी, वह धोखा खा गया था। जिसके बाद रमेश उस अज्ञात महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 के तहत शिकायत दर्ज करवाता है। तो यदि ऐसा हुआ तो आप बीएनएस की धारा 318 के तहत उस अज्ञात, नाम नहीं पता, फिर भी अज्ञात के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब ये अगर हुआ, किसी ने आपके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, तो क्या ये जो है जमानती है या अजमानती है, संज्ञेय है या असंज्ञेय, ये 318 में कैसे ये मिलती है जमानत और जानते हैं।
बीएनएस की धारा 318 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। तो 318 है, वही मैं पहले बता दिया कि धोखाधड़ी करके और किसी प्रकार का नुकसान आप पहुंचा दिए तो एक गंभीर अपराध है धोखाधड़ी। और यह अपराध जो धोखाधड़ी का अपराध है, धोखा का अपराध है, ये संज्ञेय है और गैर जमानती है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। तो ये संज्ञेय मामले में आता है। संज्ञेय मामले में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि संज्ञेय मामले में ही एफआईआर दर्ज होता है। और नॉन अवेलेबल में आपको जमानत, आपका अधिकार नहीं होता कि आप गए और जमानत आप मांग लिए, आपको जमानत मिल गया तो आपको बेल आपके मांगने पर नहीं मिलता है। यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट चाहे, न्यायालय चाहे तो वह आपको बेल दे सकती है। और जो नॉन बेलेबल है, इसका क्या मतलब होता है कि इस अपराध के आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत, बेल नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के मामलों में जमानत के लिए आपको किसी वकील यानी लॉयर की सहायता लेनी चाहिए, जो आपके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार कोर्ट में आपकी जमानत की मांग कर सकता है। तो आपको एक एडवोकेट रखना ही पड़ेगा अगर ऐसा हुआ आपने किसी के साथ किया। तो ये चीज़ें थी। अब कुछ कार्य हम बताएंगे एक उदाहरण की तरह कि कौन से कार्य ऐसे कर दिए तो धोखा माना जाएगा। बहुत से कार्य हैं लेकिन हम कुछ कार्य बताएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को झूठे वादे करके जैसे निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का वादा करके उससे धन प्राप्त करना। मतलब हम कहें कि आप हमें पैसा दीजिए, हम कोई काम करेंगे और उससे आपको लाभ देंगे, लेकिन हम उसे लाभ नहीं दिए और उससे निवेश करवा लिए, तो ये उसके साथ धोखा हुआ। हमने विश्वास के रूप में उससे धन प्राप्त किया और फिर उसे लाभ नहीं दिया, तो ये उसके साथ धोखा हुआ। और वादा हमने किया था कि वो आप लाभ दे देंगे और नहीं दिया, तो ये धोखा है। किसी नकली सामान को असली बताकर या उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में झूठ बोलकर धोखे से किसी को बेचना। आप देखते हैं, शायद आप मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे जो दुकानदार हैं वो अपने माल को बताते हैं सर्वश्रेष्ठ है, क्वालिटी है, अच्छी है, लेकिन अगर वही क्वालिटी वाला जो माल उन्होंने कह कर दिया है और वो ख़राब निकलता तो आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये कार्य धोखाधड़ी में आता है। किसी फर्जी दस्तावेज जैसे जाली पासपोर्ट, डिग्री का उपयोग करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं, जैसे आपके मार्कशीट फर्जी हैं, आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं, और वो पता चलता है तो आपने उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी के साथ चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी किया है, धोखा दिया है, तो 318 के तहत आप पर शिकायत दर्ज होकर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये इसके उदाहरण हैं। जैसे ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया या ई कॉमर्स जो वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी आजकल ये भी होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी धोखाधड़ी हो रहे हैं। झूठी लॉटरी या स्कीम के बारे में बताकर लोगों से पैसा लेना। आप देखते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, आपके फेसबुक पे मैसेज आएंगे, आपके पर्सनल जो नंबर है उस पर मैसेज आएंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, आप इतने पैसे देंगे, ये फ़ीस है, उसके बाद से आपको 1 करोड़ की लॉटरी है। तो ये बताकर झूठे लॉटरी और स्कीम के बारे में बताकर पैसे लेना, ये भी धोखाधड़ी के उसमें आता है। तो हमने आपको जो है धोखा क्या है, धोखाधड़ी क्या है, 420 अब 420 नहीं रहा, 318 हो गया है। तो ये चीज़ें थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 है, उसमें कई उपधाराएं हैं जो धोखा से संबंधित है। उपधारा 2 जो है 318 की सज़ा के बारे में प्रावधान करती है। उसके बाद से हमने आपको बता दिया कि मुख्य बातें क्या होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो धोखा माना जाएगा। 3 बातें मैंने बता दिया, धोखा देने का इरादा, धोखा और संपत्ति का नुकसान। उसके बाद से इसकी सज़ा 2 सेक्शन में, 318 की उपधारा 2 में और 351 की उपधारा 3 में सज़ा का प्रावधान दिया गया है। 318 में 2 वर्ष और जुर्माना दोनों से दंडित 5 वर्ष और जुर्माने दोनों से दंडित 351 3 में। फिर हमने 318 की जो है उदाहरण को बताया, रमेश नाम करके लॉटरी का उदाहरण हमने आपको समझा दिया। फिर जमानती है या अजमानती है तो हमने बता दिया अजमानती है,
अजमानती अर्थात गैर जमानती है और ये संज्ञेय मामला है। इसको आपको जो है बेल इसमें अधिकार तौर पर नहीं मिलता है, ये न्यायालय के विवेक पर होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि थाने में FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद से हमने बता दिया कौन से ऐसे कार्य हैं, कुछ कार्य हैं जो धोखाधड़ी में आते हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं। तो हमने कुछ कार्य बता दिए। तो आशा करते हैं आप धोखा के बारे में, धोखा क्या है, कैसे धोखा दिया जाएगा, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, धोखा देने के बाद दंड का प्रावधान क्या है, जमानत मिल सकती है नहीं मिल सकती, संज्ञेय मामला है कि नहीं है, सबके बारे में हमें वेल डिटेल बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा क्योंकि इसे बताने में थोड़ा समय लगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, अगले लीगल टॉपिक पर। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, विधिक दर्शन से जुड़े रहिए, दूसरों तक शेयर करिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।